नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान में सरकारी मीडिया जो आईआरजीसी का स्टेटमेंट जहां पर जारी होता है, वहां से एक बड़ी खबर। पिछले करीब 48 घंटों से पूरी दुनिया में एक अफवाह बार बार जोर पकड़ रही है। वो है नेतन्याहू को लेकर के। अफवाह हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अब तक इस खबर के बारे में कहीं रत्ती भर भी किसी तरह की पुष्टि नहीं है, न ऐसा कोई अंदेशा ही जताया गया है ऑफिशियली। इसलिए आप अफवाह मानिए नेतन्याहू की मौत की खबर को, बिल्कुल अफवाह मानिए, कोरी अफवाह। लेकिन 48 घंटे में पिछले नेतन्याहू की मौत की खबर पर जो एक्स पर पोस्ट किया जिन लोगों ने, उस पर मिलियंस में इंप्रेशन आ चुके हैं। मिलियंस मिलियंस, कई कई मिलियन, 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन, जो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा। खैर, इस अफवाह के बीच ही ये बड़ी खबर है। अफवाह जब फैल रही थी कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, उसी बीच खामनेई के कमांडरों ने कसम खाई है, और ये ऑफिशियल खबर है, ऑथेंटिक खबर है। खामनेई के कमांडरों ने कसम खाई है कि नेतन्याहू का हम पीछा करेंगे, नेतन्याहू को ढूंढेंगे और नेतन्याहू को हम मार देंगे। नेतन्याहू की हत्या किए बगैर हमारा बदला पूरा नहीं होगा। ये खामनेई के कमांडरों की शपथ है, कसम है। आईआरजीसी ने इस बात का, इस शपथ का खुला ऐलान किया है। ये कोई हिडन नहीं है, जैसे नॉर्मली होता है कि ऐसे मिशन या ऐसी चीजें हिडन होती हैं, लेकिन ईरान ने खुलेआम इसका जो है ऐलान किया है। भाव को जरा जोड़िए, क्योंकि खबर एक राष्ट्राध्यक्ष खामनेई को, अयातुल्लाह हुसैन अली खामनेई को मारा था। स्वागत है भाऊ। अमेरिका और इजरायल ने अटैक करके, अब ईरान कह रहा है कि बदला तभी पूरा होगा। वो ट्रंप या अमेरिका नहीं, लेकिन इजराइल और नेतन्याहू इनकी तबाही की कसम खा रहे हैं। हेडलाइन लाइए, जरा हेडलाइन लाइए, खबर दिखाएं आपको, और बदलते हुए युद्ध के परिवेश को भी समझेंगे। नेतन्याहू को ढूंढ कर मारेंगे, बदले की आग में जल रही ईरान की सेना, आईआरजीसी ने खाई कसम। ये जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये खामनेई जब जो है खुमैनी रोहुल्ला खुमैनी साहब आए, जो है इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद ये आईआरजीसी, सेना से भी ताकतवर आईआरजीसी, जिसके कमांडर सीधा खामनेई से, जो है पहले खुमैनी से, फिर खामनेई से, सीनियर खामनेई से, अब मुस्तफा खामनेई से सीधा निर्देश लेते हैं। जरा भीतर चलिए खबर के। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान के शक्तिशाली सैन्य संगठन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आईआरजीसी ने कसम खाई है कि वे अपने सर्वोच्च नेता की मौत का बदला लेने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ढूंढेंगे और उन्हें मार डालेंगे। अगला लाइए, अगला हिस्सा इसका। ईरानी गार्ड्स ने अपनी वेबसाइट, मैंने कहा था ना कि ऑफिशियल है, अपनी वेबसाइट सेपाह न्यूज पर बयान जारी करते हुए कहा कि अगर बच्चों की जान लेने वाला यह अपराधी जिंदा है, तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करते रहेंगे और उसे मार गिराएंगे। एक संदेश में आईआरजीसी के कमांडरों ने कहा कि 28 फरवरी को अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या एक ऐसा अपराध है जिसका हिसाब नेतन्याहू को अपनी जान देकर चुकाना होगा। चलिए आगे। ये उधर ईरान की तरफ से ऐलान है, यहाँ इसके पहले ही ये ऐलान आया, उसके पहले की खबर हम जोड़ रहे हैं क्योंकि इजराइल से जो खबर है उसको इसके साथ रखना होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, नाम भी उनका इजराइल ही है, इजराइल काट्ज। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने शनिवार को कहा कि तेहरान के साथ युद्ध अब एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने ईरान के खर्ग द्वीप पर स्थित तेल निर्यात केंद्र पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों की सराहना की, जिन्हें वाशिंगटन ने सैन्य लक्ष्य बताया था। अब देखिए, वाशिंगटन ने बताया था कि सैन्य लक्ष्य हैं,
ये कह रहे हैं कि तेल निर्यात केंद्र पर अमेरिका ने हमला किया, उसकी सराहना की। और दूसरी बात, क्या अमेरिका के ही भरोसे अब इजराइल बैठा है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के आश्रय? क्योंकि अभी जो भी बम्बार्डमेंट या जो भी ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें आ रही है, क्योंकि वहां पर तो मिसाइलें गिरी रही हैं ईरान में, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम कह दें कि नहीं नहीं ईरान में कुछ नहीं है। तो वहां पर मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। वो पूरा ऑपरेशन मैक्सिमम, मतलब उसमें अगर 70-80% परसेंटेज में देखा जाए तो 80% वो अमेरिका द्वारा संचालित है। अमेरिका के वॉरशिप्स से जो है वो फाइटर जेट्स उसके उड़ान भर रहे हैं या मिसाइल लॉन्च हो रही है। इजराइल की स्थिति दयनीय है, वो तो डिफेंस भी छलनी हो चुका है। तो वो पूरी तरह इसलिए खबर दिखाए कि वो अमेरिका के ही जो है उनके सिफारिश करना, सराहना करना, मक्खन पॉलिश करना, उसी में लगे हुए हैं। अब आगे चलिए एक फोटोग्राफ आपको दिखाते हैं, भाऊ जुड़ी उससे पहले ये चलिए ये भी पढ़ लीजिए। कॉट्ज ने एक टेलीविजन बयान में शीर्ष सैन्य अधिकारियों से कहा कि ईरान के खिलाफ वैश्विक एवं क्षेत्रीय संघर्ष का नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। यह अब और तेज हो गया है और एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इसकी आवश्यकता होगी। चलिए, वो शपथ और इनका निर्णायक चरण, ये तो रोज होता है, डेली होता है निर्णायक चरण में आता है। ये जो है ईरान में बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। ये जो है मिलिट्री जो है उसकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में नहीं पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू। ये फोटोग्राफ मैंने चेक भी करने की कोशिश की, क्योंकि ये फोटोग्राफ जिन लोगों ने डाली है वो मिडिल ईस्ट के युद्ध पर सबसे पैनी नजर रखने वाले लोग हैं, जो मतलब दुनिया भर में ऐसे जर्नलिज्म, खासकर वॉर जर्नलिज्म करते हैं, उनके तरफ से डाली गई पोस्ट है। और ये दावा किया गया है इस फोटोग्राफ में कि बेंजामिन नेतन्याहू मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग थी, मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग से एब्सेंट रहे। इसको मैं और भी बता दूं अपने तरफ से जो हमने किया। ग्रोक से नॉर्मली लोग वेरीफाई आजकल करते हैं, ग्रोक से वेरीफाई किया गया इसको। ग्रोक से, और सिर्फ एक जगह से नहीं, ग्रोक से कम एक दर्जन जगह से वेरीफाई किया गया कि अलग अलग जगहों पे क्या जवाब देता है। हर जगह ग्रोक ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बता दूं। ग्रोक ने इसका जवाब देते हुए कहा, यस, नेतन्याहू हैज कंफर्म्ड ही इज एक्टिव एंड लीडिंग। ही हेल्ड ए फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मार्च 12 एड्रेसिंग द ईरान वॉर। ये कुल मिला के ये कहने का मतलब मिला है कि इस फोटोग्राफ को लेकर के जो कंफर्मेशन मांगी जा रही है उसमें ग्रोक कह रहा है कि नेतन्याहू को कुछ हुआ नहीं है, नेतन्याहू ही लीड कर रहे हैं। और 12 मार्च को उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज 15 तारीख है, 12 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 15 मार्च है, लेकिन इस बीच में और कोई अपडेट ग्रोक भी नहीं दे रहा है। तो ये जो है, पहले हम इसी पे चलते हैं, फिर हम कुछ और तस्वीरें ऐसे दिखाएंगे जो ईरान की उस ताकत की ओर इशारा कर रहा है जो अब तक नहीं देखी और जिस पर हमने नहीं चर्चा की है। लेकिन पहला सवाल ये शपथ नेतन्याहू को मैं तो आज भी कहूंगा कि 100% सुरक्षित है। हमारे पास कोई जानकारी नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि सुरक्षित है। लेकिन ये कसम डंके की चोट पर कि हम इसको ढूंढ करके मारेंगे, ये दुनिया के लिए वाकई एक चिंता बढ़ाने वाला है कि नहीं? देखिए आशीष जी, इस युद्ध में नेतन्याहू काफी विजिबल थे। एक्टिव होना, विजिबल होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। वर्तमान में ईरान के सर्वोच्च नेता बहुत एक्टिव है लेकिन विजिबल नहीं। वैसे ही नेतन्याहू विजिबल थे, लेकिन एक खबर आई थी जिसकी बाद में बहुत जगह से पुष्टि भी हो गई कि एक मिसाइल ने हिट किया नेतन्याहू के ऑफिस में, जो कोई उनका रिलेटिव था उसकी डेथ हो गई। और तब से नेतन्याहू विजिबिलिटी से गायब है, मतलब वो सेफ हाउस में चले गए हैं। देखिए, आधा इजराइल बंकर में है आशीष, आधा इजराइल बंकर में है और पूरा ईरान रोड पे है। ये फर्क है, विजुअल्स भी देखे आप तो। नेतन्याहू को ये पता है कि अगला टारगेट वही हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब हम बोल रहे हैं, और ईरान किस टाइप का लड़ाई लड़ता है सबको पता है। जिस दिन आयतुल्लाह अली खोमेनी की जब मृत्यु हुई, उसी दिन उन्होंने कहा था कि अब ये युद्ध अंतिम निर्णय तक जाएगा। और अंतिम निर्णय मतलब
पूर्ण रूप से इजराइल को समाप्त करना या नेतन्याहू की मृत्यु, इन दो में से एक पे ही ये युद्ध रोकेगा वो। तो जब ये दोनों चीज के लिए, जब नेतन्याहू उनको लोकेट नहीं हो पा रहे, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं उनको, नहीं मिल पा रहे होंगे, लेकिन इजराइल को बर्बाद करना लगातार बढ़ा है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल में मिसाइलें या ड्रोन गिरा नहीं। पूर्ण रूप से आयरन डोम और जो तथाकथित एयर डिफेंस सिस्टम था वो टोटली फेल हो गया इजराइल में। तेल अवीज खंडहर हो गया है, जो उनकी आर्थिक कैपिटल थी। अब ऐसे चलते आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नेतन्याहू रहेगा। ये फोटोग्राफ जो आई है, हो सकता है कि इस फोटोग्राफ में नेतन्याहू नहीं हो, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि वो जिंदा नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा कि मेरा यहाँ आना भी बहुत, हो सकता है कि यही मिसाइल गिरे। तो कई बार क्या होता है, युद्ध के टाइम पे जो सबसे बड़ी लीडरशिप होती है वो अलग होती है, और बाकी मीटिंग्स में उनको अवॉइड किया जाता है, ताकि यहाँ मिसाइल भी गिरी तो ये लोग भी चले जाए, कम से कम एक तो पीछे होना चाहिए। इसलिए ये वॉर स्ट्रेटेजी है। अब लोग कहेंगे कि वॉर स्ट्रेटेजी के तहत अयतुल्लाह अली खोमेनी क्यों नहीं गए। देखिए आशीष जी, जब ये युद्ध शुरू हुआ तब भी इतने दिनों तक अयतुल्लाह अली खमेनी को कोई लोकेट नहीं कर पाया, लेकिन इस बार उन्होंने घर से निकलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णायक युद्ध है, अमेरिका स्वयं इस युद्ध में उतरा है, और इस निर्णायक युद्ध में अब मुझे कहीं नहीं जाना है, चाहे मिसाइल गिरे या कुछ, मैं ये घर छोड़ूंगा नहीं। और वही हुआ, वो घर पे मिसाइल गिरी, और मुझे लगता है कि अयतुल्लाह अली खमेनी ने अपनी शहादत देके एक बूस्टर डोज दिया है आईआरजीसी को। अब आईआरजीसी के लिए एक मकसद हो गया है, वो मकसद हत्या का बदला लेना। और इस मकसद में जो उन्होंने कसम खाई, जो आपने आज बताई, ये कसम उन्होंने उस दिन भी खाई थी और इसको लगातार वो रिपीट कर रहे हैं। और ये कसम खाने के मायने ये है कि ये जो रूमर फैली हुई थी सब दूर कि नेतन्याहू की डेथ हो गई, नेतन्याहू जख्मी हो गए, नेतन्याहू सीरियस है, नेतन्याहू क्रिटिकल है, आधा शरीर चला गया, ये जो खबरें थी, इन खबरों का उन्होंने खुद ही इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि नेतन्याहू को हमने नहीं मारा, लेकिन हम उनको मार के ही इस युद्ध को खत्म करेंगे। तो ये बिल्कुल नेतन्याहू की ही जिंदगी और मरने का सवाल है युद्ध को लेकर। दूसरी बात, इजराइल के पास अपना कुछ बताने का नहीं है आशीष। यदि वो कहते हैं कि हम ईरान में मिसाइल गिरा के ईरान को बर्बाद कर रहे हैं, वो तो ईरान खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। ईरान झूठ नहीं बोल रहा है, ना पूरा विश्व मीडिया दिखा रहा है कि वो ईरान पे बम्बार्ड हो रहे हैं। इजराइल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो अमेरिका के भरोसे है अभी, और उनको कहीं ना कहीं ये इस बात का भी अब आशंका हो रही है कि अमेरिका सेफ एग्जिट चाहता है। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन बाहर भेजने के बाद वापस ये ऑलमोस्ट तय कर दिया कि इधर से वापस निकलना है। अब वो सेफ एग्जिट के चक्कर में कभी लीबिया से बात करता है, कभी रशिया से बात करता है, कभी पाकिस्तान से बात करता है कि शर्त संधि करवाओ, कभी हार्मुज खोलने की बात करता है, कभी धमकी देता है, कभी प्राइज मनी अनाउंस करता है। लेकिन सारे जितने भी तरकश के तीर है वो नाकाम हो रहे हैं ईरान के लीडरशिप के सामने। वो मर मिटने को तैयार है, और उन्होंने आज सही स्टेटमेंट दिया कि हम खून चाहे उतना दे सकते हैं, जमीन 1 सेंटीमीटर नहीं देंगे। हाँ। और सारी, अब जब तक खून है तब तक लड़ेगा। और मैंने तो कहा कि आखिरी बच्चा जब तक ईरान में जिंदा है तब तक ये लड़ाई जारी है। और फिर ईरान पे कब्जा करके करोगे क्या? ईरान में कौन होगा ही नहीं, तो क्या करोगे ईरान का? एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपने अभी चर्चा में लाया कि खामेनेई ने जो है कहा कि मैं अपने घर में रहूंगा। हमने डे 1 से इस खबर को, क्योंकि एक उस समय जब ये खामेनेई की शहादत हुई, उसके अगले ही दिन एक मिडिल ईस्ट के ही सोर्स से, रिपोर्ट से हमें ये बात जानकारी मिली थी। लेकिन तब से इस बात की ऑफिशियल पुष्टि की क्यों नहीं गए, क्यों वहां पर हुए, हमारे सिवाय इस बात को उस समय भी कोई नहीं चर्चा किया था। ये बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट पर सबसे ऑथेंटिक हमारी पिछले 15 दिन से रिपोर्ट रही है। मैं आपको अब आज दिखाता हूं भाऊ। अब आपने चर्चा किया तो जोड़ देता हूं। उसको जोड़ने से पहले ये भी बता दूं कि युद्ध काल में
छिपने और भागने की नेतन्याहू की पुरानी आदत रही है। पिछली बार युद्ध था हाँ, तो पूरी कैबिनेट वो लेकर तो के अमेरिका चला गया था। कैबिनेट लेके पूरी प्लेन से उड़ जाता है वो इजराइल छोड़ के। पूरी कैबिनेट लेकर के चला जाता है, पूरी कैबिनेट लेकर के। जब G7 से ट्रंप आए थे तब भी अमेरिका भाग गया था, तब भी अमेरिका। आपको मैं वो खबर दिखाता हूं जो महत्वपूर्ण है। जब आपने चर्चा की खामेनेई का बदला, नेतन्याहू की मौत की बात हो रही है, तो खामेनेई की शहादत कैसे हुई, जरा हेडलाइन अगर रेडी हो तो लाइए, अभी तक खबर लाइए। ये आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, और ये कहीं सोर्सेस से नहीं है, ये अंग्रेजी उससे मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट थी। हिंदी में हमारे यहाँ लगी है तो मैं हिंदी वाला पार्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना थोड़ा विचित्र हो जाता है हमारे लिए। खतरे के बावजूद बंकर में क्यों नहीं गए आयतुल्ला अली खामेनेई? सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने बताया ये पूरा। ये अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने क्या बताया, जरा अंदर चलिए, हम दिखा भी देते हैं आपको, पूरा पढ़ के बताते हैं। इलाही ने बताया कि उन्होंने खामेनेई की सुरक्षा टीम से पूछा था कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह या दूसरे शहर में क्यों नहीं ले जाया जा रहा है, जबकि उनका दफ्तर और घर सभी को पता था। इस पर सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई ने ऐसा करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि अगर तेहरान के, ये 90 करोड़ गलत लिखा है, 9 करोड़ होगा, 9 करोड़ आबादी, 90 करोड़ लिखा है इन्होंने आज तक में। तेहरान के 9 करोड़ लोगों के लिए सुरक्षित शेल्टर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, तभी वे अपना घर छोड़कर किसी और जगह जाने के लिए तैयार रहेंगे। यानी पूरा 9 करोड़ आबादी ईरान की, वो एक्सपोज रहे अगर हमले के लिए, उसकी जान खतरे में होगी, तो मैं किसी शेल्टर में नहीं जाऊंगा। पहले 9 करोड़ को अगर शेल्टर दे सकता हूं तो मैं शेल्टर में जाऊंगा, उन्होंने कहा। आगे चलिए अगला। इलाही ने आगे बताया कि उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से यह भी पूछा कि अगर खामेनेई किसी दूसरे शहर नहीं जाना चाहते तो कम से कम उनके घर के नीचे तहखाने में एक बंकर बना दिया जाए, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई ने इसके लिए भी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा अगर 9 करोड़ ईरानियों के लिए बंकर बनाए जा सकते हैं तभी वह अपने लिए भी एक बंकर बनाने की अनुमति देंगे, अन्यथा वो भी ऐसे ही रहेंगे। इसके आगे महत्वपूर्ण ये था, अगला ले आइए फिर बताते हैं। ईरानी अधिकारियों के अनुसार यही सवाल खामेनेई के परिवार से भी पूछा गया था। परिवार ने बताया कि खामेनेई का कहना था कि वह देश के नेता हैं और एक नेता को गरीब और आम लोगों के बराबर ही रहना चाहिए। अगर वह अपने लिए अलग और विशेष जीवन जीने लगेंगे तो फिर वह देश के नेता नहीं रह सकते हैं। ये खामेनेई के शहादत की पूरी स्टोरी है जो वहां से अब आई है ऑफिशियली आशीष बात। जी, आशीष जी, ये अब आई ऑफिशियली, लेकिन इसका हाँ, जिक्र हमने सेकंड। जिस दिन खामेनेई मारे गए उसके दूसरे दिन किया था, क्योंकि एक ईरानियन वेबसाइट को मैंने किसी से ट्रांसलेट करवा के जब उसमें देखा तो उन्होंने कहा कि एक उसका एक वर्जन जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता वो ये था कि खामेनेई का करीब करीब 60 to 70% शरीर काम कर नहीं रहा था, और वो उनके ऊपर इतने अटैक हो चुके थे, एक पैर एक हाथ, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि जब तक मेरी जबान और मेरा दिमाग चल रहा है मुझे इतना ही चाहिए, खुदा मेरे लिए इतना रखे, इस ईरान के जनता को नेतृत्व मेरा दिमाग और मेरी जबान देगी, और वही चल रहा था। उम्र हो गई थी, शायद उन्होंने वो वेबसाइट में ये लिखा था कि शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि अभी इस उम्र में भी मैं शेल्टर लूं, ऐसा नहीं कि पहले शेल्टर नहीं लिया, ऐसा नहीं कि पहले बंकर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यदि अमेरिका इस युद्ध में उतरा है तो यह निर्णायक लड़ाई है। अभी तक अमेरिका प्रॉक्सी लड़ता था, अमेरिका स्वयं यदि अपने दलबल के साथ आया है तो यह लड़ाई निर्णायक है, और इस निर्णायक लड़ाई में शहादत तो होगी, और यदि इस उम्र में मेरी शहादत होगी, और कितना और 10 साल जी लेते और क्या करते, उसके बाद नेचुरल डेथ जीते, लेकिन उनके इस शहादत ने IRGC को जो डोज दिया है, बूस्टर डोज, और IRGC आप देखिए खामेनेई की मृत्यु के बाद क्या रिटेलिएशन हुआ है, और उस रिटेलिएशन को जिंदा रखने के लिए जब उनके बेटे बने सर्वोच्च नेता तो उन्होंने तो बाकायदा साइन करके मिसाइल भेजे कि विथ लव आई एम हियर। और ये जो भ्रम था पूरे वर्ल्ड को कि अयतुल्ला अली खामेनेई जाने के बाद ईरान लुढ़क जाएगा, उनको ये भी मैसेज देना था कि हर दूसरा अयतुल्ला अली खामेनी बनेगा वहां पे, ये ईरान है। और ये मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर गया कि आज इजराइल बैकफुट पे है, आज अमेरिका बैकफुट पे है, आज सारे दुनिया के लोगों को बुलाया जा रहा है बचाओ बचाओ बचाओ।
लेकिन दुनिया किस बात की बात मानेगी? क्या सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन मिले थे जो आप कह रहे हो कि ये देश विश्व के लिए? अमेरिका तो अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ता है। इस बार इजराइल ने अमेरिका को खींचा है, और अमेरिका सबको खींचना चाहता है, तो लोग जाएंगे क्या? जो अमेरिका को अपने बेस बनाने के लिए जमीन दे चुके हैं, उन्होंने सबने अपने हाथ जला लिए। उनके लिए ये ईरान का युद्ध थमना बहुत जरूरी है। अमेरिका तो उधर बैठा है, अमेरिका को क्या नुकसान हो रहा है? जहाज ही जा रहे हैं ना उनके, प्लेन जा रहे हैं, कुछ सैनिक मर रहे हैं। यहाँ तो सऊदी अरेबिया का पूरा बिजनेस चला गया। सऊदी दुबई वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। आज दुबई रिस्की जगह हो गई। अरे ईरान का लड़ाई कब भी होगा तो दुबई में मिसाइल गिरता है। दुबई के प्रॉपर्टी के रेट कितने घट गए नीचे। युद्ध शुरू हुआ उसके दूसरे दिन 20%, जैसे जैसे मिसाइल टारगेट हो रही वहां 60% दुबई के प्रॉपर्टी के रेट डाउन हो गए हैं। लोग बेच के निकल रहे हैं वहां से। नेतन्याहू को मारने की कसम जब खाए तो उस पे मैंने एक खबर और भी, जो इस समय की बड़ी खबर है, उसको इसलिए जोड़ा है कि अब ईरान इस युद्ध में एक नए अवतार में, नया होता ना कि युद्ध में कई फेज, ये नए फेज में मुझे लगता है। इजराइल बोल तो रहा था, इजराइल का रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज, कि अब नए चरण में युद्ध जा रहा है, लेकिन ये तो नए चरण में नहीं गए, लेकिन ईरान जरूर नए चरण में जा रहा है। और जो आपने कहा था, ये हिंदी वाले में तो नहीं था, अंग्रेजी में जो है, जो मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट, उसमें ये बात भी है जो इन्होंने बताया है, जो है उनके प्रतिनिधि ने, कि खामेनेई ने कहा कि जो है मेरी शहादत अब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में शहादत को सबसे बड़ा, और हमेशा कहते थे कि इस्लाम में शहादत को सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, तो अब शहादत के लिए मैं तैयार हूं। खैर, अब जरा आते हैं आगे। भैया जरा दिखाइए विजुअल्स, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है ये विजुअल हैं। अगले फेज में जाने की बात कर रहे हैं विजुअल। ये फुटेज जो आपने देखा, एक बार फिर फुटेज दिखाइए। ये फुटेज मैं आपको बताता हूँ फुटेज के बारे में, जरा बस 1 मिनट में अगला फुटेज भी जरा चला दीजिए। अगला फुटेज भी लाइए तो एक साथ बताऊं। हाँ, ये फुटेज जो था, ये इराकी रेजिस्टेंस हैज पब्लिश्ड न्यू फुटेज शोइंग हदीद 110 वन वे ड्रोन लॉन्च्ड टुवर्ड्स यूएस बेस इन द रीजन। इराक की रेजिस्टेंस जो फोर्सेज हैं, उन्होंने हदीद 110 ड्रोन लॉन्च किया है यूएस बेस की तरफ, जो पहला फुटेज दिखाए थे। अब ये दूसरा फुटेज जो है, ये दूसरा फुटेज ये भी इराक का है। ईरान समर्थित मिलिशिया जो इराक में है, अमेरिकी बेस पर एफपीवी ड्रोन हमला किए, जिसे अमेरिकी खेमे में अचंभे के तौर पर देखा जा रहा है। ये फुटेज जारी हुआ है, आप देखिए। इस वीडियो में अल जजीरा भी ये वीडियो दिया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एफपीवी बम बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास विक्ट्री बेस के आसपास उड़ता है, फिर एक बिल्डिंग से जा टकराता है। ईरान की तरफ से युद्ध में अमेरिका को ये एक नया शॉकर है। ये युद्ध क्षेत्र के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्र की रिपोर्ट है, जो हिंदी में मैंने अभी बताया। इंग्लिश में भी अलग अलग सब जो युद्ध पर निगरानी रखने वाले हैं, सबने इसको रिपोर्ट किया, और इस समय ये विजुअल सबसे ज्यादा चर्चित है जो इस युद्ध में, खाड़ी युद्ध में। क्लैश रिपोर्ट ने भी इस पे लिखा है। क्लैश रिपोर्ट ने लिखा है, इराक इरानियन बैक्ड कताइब हिजबुल्लाह has released drone footage of an attack on the US victory base near Baghdad International Airport. It is believed to be the first time the group has successfully used an FPV attack drone to bypass US defenses. इस पूरे फुटेज को जितने वॉर एक्सपर्ट हैं वो देख रहे हैं। ये ड्रोन बाकायदे वहां पर डिफेंस शून्य हो चुका है, जो बार बार कह रहे हैं ना अमेरिका। बेसिकली अमेरिका अपने बारे में बता रहा है कि अब उसका डिफेंस खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। ये ड्रोन आप देखिए, पूरा फुटेज जारी किया है। ये ड्रोन बाकायदे अपने टारगेट को तलाश रहा है घूम घूम के, नहीं तो आता है ड्रोन सन से किया कि कहीं इंटरसेप्ट ना हो जाए, मार न गिराया जाए, और वहां पर पूरे बेस पर चक्कर लगा करके तब एक बिल्डिंग को हिट करता है, जैसे उसको प्रॉपर ऑपरेट किया गया। इसमें भी ये ईरान से नहीं लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग हुई है इराक में ही।
ये कताइब हिजबुल्लाह ग्रुप वहां पर है, ये रेजिस्टेंस ग्रुप है, उसने लॉन्च किया है और उसी ने ऑपरेट किया, उसी ने ध्वस्त किया है। ये सबसे खतरनाक, मतलब युद्ध में अब तक का सबसे नया फेज ये आया है कि अब ईरान के बाहर से ऐसे ड्रोन अटैक, और आपने सुना था कैरोलाइन लेविट को कि 95% ड्रोन अटैक खत्म हो गए। भाऊ खत्म नहीं हो गए, नए फेज में आ गए। 95% नहीं, 5% ही खत्म हो गए, 95% बचे हैं। और यही ग्रुप है आशीष जी, इस ग्रुप से मुझे आश्चर्य नहीं लगता ये ड्रोन लॉन्च होना, क्योंकि इसके पहले यही ग्रुप है, इन्होंने अमेरिका की ताकत को तब ललकारा जब इनका फ्यूल इंजेक्शन जो फ्लाइट था, जो हवा में विमान में ईंधन भरता है, उसको मार गिराया था। ये कह रहे थे टेक्निकली ग्लिच था, बाद में पता पड़ा कि वो बाकायदा एक मिसाइल ने हिट किया था और 6 के 6 वहां पे क्रू नंबर मारे गए, और ये बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका का। और ये इसी ग्रुप ने किया था जिसने अभी ये ड्रोन लॉन्च हुआ। तो आप देखिए, यदि ये सब लोग, मैंने अपने कहा ना 3H की बात की थी परसों, आपने कल ही आपने 3H की बात की, ट्रिपल एच, ये भी एक है उसमें। ये किस किस जगह से आप इसको संभालोगे? हूती से संभालोगे, हमास से संभालोगे, या इन लोगों से संभालोगे? हाँ, हिजबुल्लाह से। तो ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं, इन सभी ग्रुप्स को रशिया और चाइना से लॉजिस्टिक मिल रही है, नहीं तो ये ड्रोन इतना प्रिसाइजली घूमते हुए, मतलब इन्होंने तो आज तो एक अमेरिका का पूरा मजाक उड़ा दिया एयर डिफेंस सिस्टम का। एक आदमी ऐसा आके हिट नहीं कर रहा, वो ढूंढ ढांड के मार रहा है आपको। इसका मतलब आपके एयर डिफेंस पे लोकेट ही नहीं हो रहा है। एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं, इसलिए हम खबरों को, क्योंकि 15 दिन से एक एक खबर हम लोग अपने इस हार्ड डिस्क में भी रखते हैं। कल ही हमने आपको बताया था, कल की यूएस एम्बेसी पर जब सब जगह पर खबर चल रही थी कि यूएस एम्बेसी पर अटैक हुआ है, मिसाइल अटैक, तो उसमें मैंने एक खबर और लाया, मिडिल ईस्ट के सोर्स से जोड़ा था कि वो यूएस एम्बेसी पर अटैक था, लेकिन यूएस एम्बेसी में जो उसका डिफेंस सिस्टम लगा था, उस डिफेंस सिस्टम पर बेसिकली मारा। हाँ, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसी को हिट किया उन्होंने, और उसको बाकी ड्रोन के लिए फ्री करवाया। अब वो फ्री है, कोई भी जाके मार सकता है। उसका प्रमाण आज मिल गया कि वहां पर मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था कि वो मच्छर भगाओ, टिकिया लगाओ, और उस टिकिया पे मच्छर जाके बैठे तो क्या करोगे? ये सिस्टम जो ड्रोन, इसमें अमेरिका टेक्निकली कितना पुअर है, और अमेरिका से ज्यादा कितने लोग एडवांस है। मुझे लगता है इस वॉर ने अमेरिका को भी अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अभी कोई सिस्टम किसी का काम नहीं कर रहा है, और इस युद्ध से भारत को भी सीखना चाहिए कि विश्व में कुछ लोग बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। कुछ लोग बोलते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर होते हैं। कुछ लोग शेखी भगाड़ते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास होता नहीं है। जरूरी नहीं कि वो मंगलयान पे यान भेजे, लेकिन वो अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। या मंगलयान की शेखी भगाड़ो और 2 आतंकी आके पहलगाम में मार के जाए और आप बदला तक नहीं ले पाओ, और बदला देने जाओ तो अमेरिका फोन करके और आप पूछ डाल के वापस आ जाओ। ये सीखने लायक है। ईरान से सीखने लायक है देशभक्ति कैसी होती है। ईरान से सीखने लायक है सैक्रिफाइस कैसा होता है। जिस अयतुल्लाह खोमेनी को कट्टरपंथी और क्या क्या बोलते हैं और गाली देते हैं लोग, उससे सीखना चाहिए कि यदि मेरे देश को बंकर नहीं है तो मैं बंकर में नहीं रहूंगा। मेरा देश यदि सेफ जगह पे नहीं जा सकता तो मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ तो हमारे 16 लाख रुपए का सूट बूट पहन के और इम्पोर्टेड गाड़ी पहन के लाखों की गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों के, और बड़े बड़े अपने लिए बिल्डिंग बना लेती, सेंट्रल विस्टा, प्राइम मिनिस्टर का घर अलग होगा, ये अलग होगा। ये लोचे हैं इनके। और यहाँ लोगों के घर पे छत नहीं है, खाने को गैस नहीं है। लीडरशिप कैसी होती है, तब जाके उस देश में आग लगती है, देश पीछे खड़ा होता है। ऐसा नहीं कि सब मैं आगे बढ़ो मेरे पीछे कोई नहीं। चलिए, ये जो हमने बताया बेसिकली, अभी विजुअल जो दिखाया था, एक विजुअल और तेल अवीव का है, वो भी दिखा दीजिए। ये विजुअल क्यों दिखाया और युद्ध का ये नया फेज क्यों दिखाया है? क्योंकि जब ये ड्रोन्स
घूम घूम के जा रहा है अटैक कर, और कोई नहीं रोक पा रहा है। और ऐसे में नेतन्याहू को मारने की धमकी दी जा रही है, कसम खाई जा रही है, और नेतन्याहू दिख नहीं रहे हैं 12 मार्च के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खौफ भीतर तक बैठा होगा इस लीडरशिप के डर मन में, इजराइल हो या अमेरिका। क्योंकि अब तो देखिए ना, वो जब ड्रोन उसका घूम घूम के टारगेट खोज खोज के हिट कर रहा है, तो ऐसे में तो छुपना ही ज्यादा बेहतर है। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम अपडेट लेकर के आते हैं, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।